हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और ये क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ पर देख सकते हो इतिहास का है। इस क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एक और है आपदा प्रबंधन, यानी 5 वो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें पहला यहाँ पर हिस्ट्री है और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के हित में सेवा करना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर है, ये सभी आपको याद रखना है। पहला नंबर लिखा गया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान यूरोप महादेश में स्थित है। देखिए, यूरोप यहाँ पर एक देश नहीं है बल्कि महादेश है, आपको याद रखना है। और इटली एंड जर्मनी वर्तमान यूरोप महादेश में स्थित हैं। दूसरा है कि फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनः स्थापना वियना सम्मेलन के बाद हुई। वियना सम्मेलन के बाद हुई, ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर पूछा गया है कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, आपको याद रखना है। 4 नंबर है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। याद रखिएगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। 5 नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। उसके बाद 6 नंबर है कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर है कि जर्मन राइन राज, यहाँ पर जर्मन राइन राज का निर्माण जो है वह किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखना है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद 8 नंबर है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन यहाँ पर बिस्मार्क ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। 9 नंबर है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में हुई थी। 10 नंबर है कि यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। 11 नंबर है यहाँ पर कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ, तुर्की के साथ हुई थी। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो अभी हम लोग देखे हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। और ये भी आपको याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो आपको याद रखना है कि रूस और जर्मनी के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो 1871 में ही हुआ, ये भी आपको याद रखना है। यानी जब 2 देशों के बीच लड़ाई चल रहा था तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों देशों से हस्ताक्षर कराया गया। तो हस्ताक्षर भी कब हुआ था। तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में, और रूस एंड जर्मनी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एंड जर्मनी जो है वह किस
महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो अभी हम लोग देखे हैं कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप एक महादेश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है वह किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, या यहाँ पर फिलिक हटारिया, या फिर यहाँ पर डी ऑप्शन है डायट। तो आपको बताना है कि मेजनी का संबंध जो है वह किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है वह किस संगठन से था? तो अभी हम लोग देखे हैं कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि काउंट कावूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो अभी हम लोग देखे हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, याद रखना है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण जो है वह किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम वन? तो रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर बूर्बो वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो अभी हम लोग देखे हैं यूनान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? यहाँ पर पूछा गया है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो है वह 1821 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में या इंग्लैंड में? तो बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। बताना है कि यूनान को कब जो है वह स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ये हीगेल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो अभी हम लोग देखें 1829 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? अब यहाँ पर बताना है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। बताना है यहाँ पर कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो अभी हम लोग देखें सेडान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में कभी आंसर को क्वेश्चन में देता है और क्वेश्चन को आंसर में देता है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो ये फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। बताना है यहाँ पर कि किस युद्ध के बाद जो है वह जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो ये सेडान का युद्ध में जो है वह जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। अब यहाँ पर बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना है कि यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तुर्की को या इटली को या इंग्लैंड को या फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज जो है वह किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। पूछा गया है यहाँ पर कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। बताना है 1830 की क्रांति के बाद जो है वह फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो मेजनी उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए, डी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो वहीं आंसर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है और यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर या इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में इनमें से सभी ने योगदान किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था। तो ये ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 क्वेश्चन ही सेट किया गया था इस क्लास में। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जो है वह क्लास इस चैनल पर कराया जा रहा है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। और भी क्लास आप लोग जाकर नहीं देखे होंगे तो हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं 2026 एग्ज़ाम का ऑल क्लास के। तो प्ले लिस्ट में भी जाकर आप लोग सभी क्लास को
देख सकते हैं। सभी का हम चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद सभी का मिक्स करके क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आइएगा और क्लास 10th के सेक्शन में, तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है। और यहाँ पर अभी हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो लिखा गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। सभी चैप्टर का यहीं पर अपडेट होगा, तो यहाँ से आकर आप लोग सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो साइंस का पहला नंबर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका भी दिया गया है, तो यहाँ से इसको भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हो यूरोप में राष्ट्रवाद, और यहाँ पर आपके सामने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर जैसे पहला नंबर क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप। इसका आंसर पर यहाँ पर देख सकते हो कलर किया गया है, इसका आंसर यही है। सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, देख सकते हो। और इसको नीचे आइएगा तो PDF में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आसानी से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।